बेसिकली कुछ और नहीं है, ये रेजिस्टिविटी का उल्टा है। और रेजिस्टिविटी याद करो बचपन पढ़ते थे रो, तो ये दिस इज 1/ρ। ठीक है। अच्छा, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी में रिलेशन क्या होता था, तो अगर याद आता है तो हम बात करेंगे वहां पे कि भैया रिलेशन हम पढ़ते थे इन लोगों में क्या है। सो हमने बचपन में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू होता है रेजिस्टिविटी इंटू L/A। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं, देखो फिजिक्स में जब पढ़ते हैं तो हम इस कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं कि कोई भी चीज करंट को कितना रोक रही है, हम डिस्कशन उस पर करते हैं। केमिस्ट्री वाले अच्छे लोग हैं, वो कहते हैं ना कोई भी चीज कितना करंट को जाने दे रही है उस पर डिस्कशन करो, रोक रहा है उस पर क्या डिस्कशन करना, निगेटिव कोई निगेटिव एटीट्यूड वाले पर क्या डिस्कशन करना। हम पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव चीजों पर बात करते हैं, मजाक कर। चलो, तो अपने पास यहाँ ये होता है कि दिस बिकम्स 1/ρ, इसको ऐसे लिख देते हैं 1/ρ, इसको रो को इधर भेज दिया, इक्वल्स टू इस आर को इधर भेज दिया 1/r इंटू L/A। यहाँ पे ये वाला जो टर्म है इसको बुलाता है कंडक्टिविटी, इसको बुलाता है कंडक्टेंस, और ये जो L/A वाला टर्म है इसको बुलाता है सेल कांस्टेंट। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, और इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ठीक है। तो अपने पास कहानी क्या हो गई कि यहाँ पे एक आपके पास फॉर्मूला बन के आ गया, दैट इज कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है। अब जरा एक चीज और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो अपने पास जैसे रोज होता है वो रेजिस्टिविटी होता है, तो कंडक्टिविटी को कैसे लिखा जाता है, क्या सिंबल इस्तेमाल करते हैं। सो कंडक्टिविटी के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है दैट इज बेसिकली कप्पा, कुछ नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा के है। कंडक्टेंस के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं दैट इज जी। रेजिस्टेंस के लिए आर होता था, तो कंडक्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जी। तो हमको यहाँ पे दिख सकता है कि ये फॉर्मूला चाहे तो हम लिख सकते हैं कप्पा इक्वल्स टू जी इंटू, और ये जो L/A है इसको बोला जाता है सेल कांस्टेंट। क्यों बोलते हैं सेल कांस्टेंट, क्योंकि भैया किसी भी सेल में अपने पास क्या रहने वाली कहानी, तो कोई भी अगर हम सेल ले लें तो उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसका लेंथ सेम रहेगा। क्यों हमेशा रहने वाला है वो कांस्टेंट, क्योंकि हम केमिस्ट्री में बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेल, और जब इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो हमको पता है कि खास कंटेनर मिलेंगे, तो कंटेनर का डायमेंशन तो बदलने वाला नहीं है। तो इसीलिए जो यहाँ पे ये वाली चीज है सेल कांस्टेंट, ये हो जाता है, इसको सिंबलाइज किया जाता है जी स्टार से। तो सेल कांस्टेंट का जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं दैट इज जी स्टार। तो अपने पास एक फॉर्मूला बन के आ जाता है दैट इज कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अब बात कर लेते, चाहो तो यूनिट पे भी बात कर सकते हो कि भैया इसका यूनिट किसका यूनिट क्या क्या होगा। चलो, हमें इसका यूनिट पता है, जिसका यूनिट होता है सीमेंस, एस से दिखाते हैं। इसका यूनिट क्या होगा L/A। एल है अपने पास मीटर, एरिया है मीटर स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट में अगर हम बात करें तो ये अपने पास हो जाएगा दैट इज, ये हो गया सीमेंस एस, या फिर MHO, या फिर ओम इनवर्स लिखना तो ओम इनवर्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ओम इनवर्स लिख लो। और ये वाले भाई साहब जो अपने पास हैं जी स्टार, हो जाएगा L/A, एल इज मीटर, नीचे में मीटर स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो ये आपके पास यूनिट हो जाता है फॉर द कप्पा। कप्पा का यूनिट क्या रहेगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर ऐसे बोल सकते हो दैट इज सीमेंस इनटू मीटर इनवर्स। ये आपके पास कहानी चल रही होती है। यहां तक में फॉर्मूले में कोई दिक्कत है, किसी टर्म में कोई दिक्कत है, फटाफट से बताओ, बात करें। जस्ट अ मिनट। सो तान्या, क्या मैं ऑडिबल हूं आपको? यस सर। ओके। सो चीजें समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? यस सर। चलो ठीक है। ओके, ओके बढ़िया। तो यहाँ तक बहुत सीधे बच्चे, अच्छा ठीक है। ओके, यहाँ तक में अगर कोई समस्या है तो फटाफट से बताओ, अपन बात करें फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं है? चलो, इस पे क्वेश्चंस पे आएंगे। अब नेक्स्ट जो अपने पास कहानी आती है जो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी की कहानी। देखो इसमें कुछ और भी बेसिक टर्म्स हैं, जैसे बैटरी का स्ट्रक्चर बना के बताना कि ऐसे बैटरी होता है, उसमें ऐसे दो प्लेट लगे होते हैं। ठीक है, बट ये जरूरत है नहीं। ठीक है, ये आपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है, बच्चों वाली चीज है, इस पे डिस्कस नहीं कर रहा है। जो काम किसी है उस पर बात कर रहा है। ठीक है, चलो।
सो नेक्स्ट अपने पास आता है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। यही अपने पास काम की चीज है, मोलर कंडक्टिविटी। और नेक्स्ट है दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और इनका रिलेशन कैसे है एक दूसरे के साथ, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, यही सब अपने पास काम की चीजें। इससे पहले वाले तो बस समझने के लिए था। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा एम से। अब मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है, जरा समझाता हूं, ध्यान से सुनना। बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि आप एक वी वॉल्यूम का सॉल्यूशन ले लीजिए, और उस वी वॉल्यूम के सॉल्यूशन में अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होता तो जो कंडक्टिविटी आती उसी चीज को कहा जाता है मोलर कंडक्टिविटी। फिर से बोल रहा हूं, वी वॉल्यूम के सॉल्यूशन में अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को ले लिया जाए तो उस केस में जो कंडक्टिविटी आएगी उस कंडक्टिविटी को कहा जाता है मोलर कंडक्टिविटी। आसान भाषा में क्या है, आसान भाषा में अगर हम इसको कहें, कंडक्टिविटी पर मोल इलेक्ट्रोलाइट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसमें, जो भी गिवन वॉल्यूम के लिए अगर कोई एक वॉल्यूम ले लिया, बोला उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, जो कंडक्टिविटी आएगा दैट इज लैम्डा एम। फॉर्मूला क्या है अपने पास, काम की चीज तो फॉर्मूला है। तो लैम्डा एम कुछ और नहीं है, दिस इज बेसिकली कप्पा डिवाइडेड बाई मोलारिटी। कप्पा को अगर हम मोलारिटी से डिवाइड कर दें तो अपने पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट का झोल हो सकता है। यूनिट का झोल कैसे, तो जरा समझने का प्रयास करते हैं। देखो, कप्पा का यूनिट अगर याद आए तो इसका यूनिट होता था सीमेंस मीटर इनवर्स। और मोलारिटी का जो यूनिट होता है वो अपने पास होता है मोल्स पर लीटर। अच्छा, पर लीटर का मतलब क्या होता है, डेसीमीटर क्यूब। पर लीटर का तो मतलब यही होता है अपने पास दैट इज डेसीमीटर क्यूब। तो अगर देखा जाए ना, तो अगर आप चाहें तो इस डेसीमीटर क्यूब को देखो, इस मीटर इनवर्स को भी आप किस में लेके आए, सेंटीमीटर में। ध्यान से सुनना, मीटर इनवर्स जो है इस चीज को अपन लेके आ रहे हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। और जो आपके पास डेसीमीटर क्यूब है उसको भी अगर अपन लेके आ जाए सेंटीमीटर में, तो ये कहानी जो है यहाँ पे लीटर के जगह पे आप क्या यूज कीजिएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जैसे हम पुट करेंगे तो ये अपने पास कहानी जो है कुछ इस तरीके की बन के आ जाएगी, कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई नहीं, ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। और इस केस में यूनिट क्या रहेगा, दैट इज सीमेंस पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास यूनिट बन के चला आएगा। आप एक बार पुट करके देख लीजिएगा, ये कन्वर्जन आपको समझ में आ जाएगा कि कन्वर्जन कैसे हुआ। तो बेसिकली सीधा सा बात क्या है, सीधा सा बात ये है कि अगर हम चाहते हैं कि अपने पास जो कैलकुलेशन है अगर वो सेंटीमीटर में आए, अगर हम चाहते हैं कि अपने पास कैलकुलेशन सेंटीमीटर में आए, तो हम इस वाले कहानी का इस्तेमाल करेंगे, कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी करेंगे, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इन द सेंटीमीटर। चलेगा क्या? अगर इसमें कोई दिक्कत है तो फटाफट से बताओ, अपन बात करें फिर आगे बढ़ो। और यही फॉर्मूला आप इस्तेमाल करने वाले हैं। आपके पास जो कहानी आएगी उसमें अधिकतर जगह आपके पास यही फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स का फॉर्मूला। डन है ये? चलो, बुक में भी यही देखोगे। अगर एसआई में इस्तेमाल करना है तब एसआई में मीटर में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर को यहीं पे डायरेक्टली चाहो तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना, बात खत्म। अब कहता क्या है, कहता है कि ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी समझ में आया कि मोलर कंडक्टिविटी है क्या। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर V वॉल्यूम का सॉल्यूशन है, उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो अपने पास कंडक्टिविटी आएगी उसी कंडक्टिविटी का नाम है मोलर कंडक्टिविटी। बहुत बार आप देखिएगा तो इस फॉर्मूले को एक और भी तरीके से लिख दिया जाता है, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट फिक्स कर दिया तो यहाँ पे मोलारिटी की जगह लिख सकते हैं 1 मोल बाई वॉल्यूम। तो बहुत बार आप इस फॉर्मूले को देखिएगा तो लेमडा एम बराबर आपको लिखा हुआ मिलेगा, दैट इज कप्पा इंटू वी। कप्पा इंटू वी का मतलब क्या हुआ, वी का मतलब ये हुआ कि आपके पास कंडक्टिविटी ये है कंडक्टिविटी, और ये है वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हम मान चुके हैं कि वहां पे इलेक्ट्रोलाइट का जो मोल्स है वो 1 है। तो यहाँ 1/v पुट, वहां 1/v पुट करते वी को उठा के ऊपर भेज दिया। तो ये दोनों फॉर्मूला चलता है, दैट इज कप्पा बाय मोलारिटी या फिर कप्पा इंटू वी।
ये आपके पास कहानी होगी कि भैया मोलर कंडक्टिविटी होता क्या। अब सवाल उठता है कि भैया ये डिपेंड किस पे करता है। तो ऑब्वियस सी चीज है कि जिसके जिसके ऊपर पहले तो कंडक्टिविटी डिपेंड करेगा, उसके उसके ऊपर ये करेगा। जैसे टेम्परेचर के ऊपर, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर कि इलेक्ट्रोलाइट अपने पास कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। दूसरी चीज है अपने पास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो हमें दिख रहा है सीधा सीधा कि वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम अपने पास क्या है। मतलब अगर हम आसान भाषा में कह लें कि अगर ये वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, या सीधे दिख रहा है कि मोलारिटी पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, आप वहां से भी कह सकते हैं। तो बेसिकली लेमडा एम किन चीजों पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, टेम्परेचर पे, और नेक्स्ट थिंग है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन पे। तो देखो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और टेम्परेचर, ये दोनों तो हर एक सॉल्यूशन के लिए अलग अलग कहानी चलेगी। लेकिन अगर किसी एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन को ले लें तो उसका कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे लैम्डा वेरी करता है, जरा उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो कहता है कि भाई साहब आपका जो लैम्डा है वो किस तरह से वेरी करेगा किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, जरा सा उस पर बात करेंगे। लेकिन चलो उससे पहले एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो। जस्ट मिनट, एक क्वेश्चन देता हूँ अभी तक के जो पढ़ाया उसके बेसिस पे इसको सॉल्व करने का जरा प्रयास करो, तो कैसे सॉल्व होगा। एक मिनट। बोलता है पता करके बताइए इनमें से किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। कैसे पता करेंगे, मैं हिंट कर देता हूँ। देखो कॉन्सेंट्रेशन दे दिया और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे दिया, मतलब आपको कप्पा पता है और कॉन्सेंट्रेशन पता है। नीचे वाले में आपको कॉन्सेंट्रेशन पता और रेजिस्टिविटी पता है। रेजिस्टिविटी पता है तो उससे आप क्या निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। फटाफट से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए इसको। बस एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, फटाफट से ट्राई करो। फॉर्मूला वही लगेगा, कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी। क्या दिक्कत है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? सर दिख रही है? हाँ ठीक सर दिख रही है। है क्या। ऊपर वाले में कंडक्टिविटी दिया, डायरेक्ट सॉल्व करोगे। देखो सेंटीमीटर में दिया तो कोई लोड ही नहीं है, सीधे फॉर्मूला लगाओ 1000 इंटू कप्पा बाई कॉन्सेंट्रेशन, बात खत्म। 1000 इंटू कप्पा बाई कॉन्सेंट्रेशन। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास ऊपर में है कंडक्टिविटी दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो हमें सीधे दिख रहा है कि लैम्डा एम बराबर हो जाएगा
2 इंटू 10⁻⁻², मल्टीप्लाइड बाई 1000। फॉर्मूला हम देखे थे कि 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में अपने पास कहा नहीं है, डिवाइड बाई 0.08। सॉल्व करके देखो जितना भी आ रहा हो। नीचे वाले में अपने पास होगा लेमडा एम इक्वल्स टू, हाँ देखो इसमें दिया हुआ है रेजिस्टिविटी, हमको कंडक्टिविटी में करने के लिए इनवर्स लेना पड़ेगा, मतलब 1/50 कंडक्टिविटी हो गया, इनटू 1000 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन है 0.1। इसको सॉल्व करके देखो ज्यादा वैल्यू किसमें आ रही है, तो ऊपर वाले की वैल्यू ज्यादा आ रही है। ऊपर वाला कितना आ रहा है, 250 आ रहा है, चलो 250 आ रहा है। नीचे वाला कितना आ रहा है, सर नीचे वाला 200। 50 ही गया, तो ये हो गया 5, 200 गया, 200। ठीक है, तो हमें दिख रहा है 250 इज द लार्ज वैल्यू। डन है ये। चलो नेक्स्ट, ये एक बढ़िया ओहो, जस्ट मिनट, ये क्या हुआ, हाँ करो इसको, सॉल्व करो तो फटाफट से। एक सॉल्व सॉल्यूशन का सेल बनाया हुआ है, कहानी आपको दी हुई है, फटाफट से ट्राई करो। आपको सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, कंडक्टेंस दिया है, वहां से आपके पास आ जाएगी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी निकाल के आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम पता, कंडक्टिविटी पता, तो आप यहां से आराम से बता सकते हैं। सॉरी, मोल्स आपको पता है, और आपको दिया हुआ है पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है आपको, मोल्स पता है, वॉल्यूम पता है, कंडक्टिविटी पता है, आप यहां से बड़े आराम से बता सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी। शुरू हो जाइए। ओके अमन, बढ़िया। पहले कंडक्टिविटी निकालो, सेल कांस्टेंट का इस्तेमाल करके और कंडक्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कप्पा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, वहां से पहले निकालो कप्पा, और कप्पा जब निकाल लोगे तो आप मोलर कंडक्टिविटी बराबर होगा कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि इस सेंटीमीटर में तो कोई दिक्कत है नहीं। पता नहीं लैग की क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, ट्राई करो बेटा, देखो तो क्या ही बोलो मैं, इंटरनेट की दिक्कत है थोड़ी। हाँ, हो सकता है पिन कर लो, हो सकता है पिन करने से सॉल्व हो जाए। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो तान्या। इससे कैसे इतना गलती कैसे हो रहा है, रुको कैमरा ऑन करने दो मेरे को, मैं फिर से हेल्प कर रहा हूँ। सारे लोग ध्यान दो, देखो क्या क्या दिया है तुमको, समझा रहा हूं मैं। ये सेल है, ठीक है, तुमको यहाँ पे दे दिया है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, आप मान के चलो कि ये फ्लैट है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया पता, ये एरिया पता, ये लेंथ पता, मतलब हमको क्या पता, एल बाई ए पता, एल पता, ए पता, एल बाई ए पता। आपको रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, कंडक्टेंस दिया है, कंडक्टेंस दिया है दैट इज 0.0001। आपको कंडक्टेंस पता और एल बाई ए पता, कंडक्टिविटी नहीं निकलेगा। अरे छोड़ो जी, कप्पा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार छोड़ दो, मैं जनरल फॉर्मूला से बता रहा हूँ
कि R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए लगा लेते तो भी निकल जाता, कंडक्टिविटी निकल जाएगा। अगर कंडक्टिविटी हमको पता है और मुझसे बोला कि मोलर कंडक्टिविटी बताओ, मोल्स दिया है 0.5 मोल्स, मोल्स पता, पूरे पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी पता, कैसे पता, वही अपने पास सरफेस क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, मोल्स पता, वॉल्यूम पता, मतलब अपने को कॉन्सेंट्रेशन पता, मोलारिटी पता। अब तुम मुझे बताओ, मोलारिटी पता है, कप्पा पता है, तो क्या हम यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी नहीं बता लेंगे? तो रो जाओ। लकी समझ में आया क्या? हरिओम गड़बड़ आंसर बी आएगा, बी आएगा आंसर। करो, सॉल्व करने का प्रयास करो फिर से। चलो सॉल्व करा रहा हूं मैं फटाफट से। ठीक है, देखो इधर, मुझे क्या क्या पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, लेंथ पता है, कंडक्टेंस पता है। कप्पा इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार, जी स्टार क्या होता था, एल बाई ए। चलो, कप्पा दिया है 0.0001, जी अपने को, सॉरी सॉरी, कप्पा नहीं दिया, जी दिया, माय बैड। कप्पा इक्वल्स टू 0.0001 हो गया, इंटू लेंथ दिया आपने को 10 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया, 100, 100 सेंटीमीटर में ही तो कोई लोड है नहीं। चलो ये कट कुटा गया, ये 10 से 10 गया, ये 10 से 100 गया, तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जा रहा है, 10⁻⁻⁵ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। डन है क्या? देख लो एक बार। अब अगला कहता है कि भैया बताइए मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी चेक करते हैं। लेमडा एम इक्वल्स टू, अपने पास कंडक्टिविटी कितनी है, तो 10⁻⁻5 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, 0.5 मोल्स है, तो 0.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आएगा अपने पास, तो हमको दिख रहा है पूरा वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का है, दैट इज 10 × 100, और ये सेंटीमीटर क्यूब में आता है, इसका मतलब है लीटर में अगर हम लेते तो हम इसको सीधा सीधा बोल लेते दैट इज 1 लीटर। और अगर इसको 1 लीटर बोल रहे हैं तो हमको पता है ऊपर में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेगा, तब जाके ये सेंटीमीटर वाले में आएगा। काम खत्म। इसको जैसे सॉल्व किए तो अपने पास कहानी क्या हो गया, दैट इज 0.02। अच्छा, यहाँ पे ही अगर तुम सेंटीमीटर रख लेते तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, तभी भी सेम ही आंसर आता। यहाँ ऊपर वाला तो सेंटीमीटर में है ही, इसको मिलीलीटर के बजाय सेंटीमीटर में यूज कर लेते तो भी मतलब सेम ही था। तो या तो मोलारिटी निकाल लेते लीटर में, ऊपर 1000 लगाते, और नहीं तो नीचे में सेंटीमीटर क्यूब में निकालते, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। डन है क्या ये? देख लो, किसी को दिक्कत लगे तो पूछो, फटाफट से बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, तो अब अपन आते हैं मोलर कंडक्टिविटी के ग्राफ पे कि भैया मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ कैसे चलता है। चलो, तो हमने जस्ट बात किया कि मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड किस पे करता है, तो यहाँ अपन बात कर लेते हैं।
तो ये भाई साहब डिपेंड करते हैं नेचर, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर सबसे पहले। प्लस जो भी अपने पास वहां सॉल्वेंट है उसके नेचर पे। अब इसका मतलब क्या है? तो इसके मतलब है ना कि बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, जैसे विस्कोसिटी, उसके अलावा अपने पास कैसा पोलर नेचर है इलेक्ट्रोलाइट का, पोलर है नॉन पोलर है कैसा है, उसके बाद साइज कैसा है, उसके बाद कि भैया अगर हाइड्रेट हो रहा है तो हाइड्रेट के बाद उसका साइज कैसा आ रहा है। ये सारी चीजें ना नेचर में आ जाती हैं। अब एक एक करके नेचर में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। मोटे तौर पे यही समझना है कि भैया इलेक्ट्रोलाइट का कैसा नेचर है, क्या है उसका विस्कोसिटी, क्या है उसका साइज, क्या है हाइड्रेट होने के बाद वो कैसा बन जा रहा है। नेक्स्ट थिंग है दैट इज टेम्परेचर। नेक्स्ट है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। हम एक ही चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, कि भैया कॉन्सेंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी कैसे बदलता है। चलो तो हम एक काम करते हैं, हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। किसका ग्राफ प्लॉट करने वाले अपन? तो ये ग्राफ जो है ये है मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लेमडा एम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का अंडर रूट, इसी का ग्राफ है ये। ठीक है, अब ये ग्राफ होता कैसा है? तो देखो अगर अपने पास इलेक्ट्रोलाइट्स अलग अलग हैं तो ये ग्राफ की कहानी थोड़ी अलग चलती है। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर वैसा है तो इसकी कहानी थोड़ी अलग चलती है। कैसे चलती है जरा इस पे बात करने वाले हैं अपन। ठीक है, देखो कहता क्या है कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहा तो इसका ग्राफ जो है ना कुछ इस तरीके का आएगा, दैट इज स्ट्रेट लाइन, कुछ इस तरीके का। स्टार्टिंग पॉइंट में जो ज्वाइन नहीं होता, लगभग यहाँ पे थोड़ा डॉट सा होता है। और अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हुआ तो ये ग्राफ ऐसे बनता है। इसका मतलब क्या है जरा समझाने का प्रयास करता हूं मैं। स्ट्रॉन्ग और वीक, तो कहता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है? ऐसे समझो कि खूब खूब मतलब इतना पानी डाल दिया गया ना सॉल्यूशन में। एक मिनट कैमरा ऑन करने के बस। हाँ, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कि मैंने एक मोल इसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया और इतना पानी डाला, इतना पानी डाला कि इसमें जितने भी आयंस ब्रेक हो सकते थे लगभग सारे ब्रेक हो गए। उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अच्छा, डाइल्यूशन इनफाइनाइट होगा तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा, क्योंकि हमको पता है कि कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम इनवर्स प्रोपोर्शन चलता है। हम अच्छे जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। नहीं करेंगे फिर से बोलो सर, रिकम्बाइन नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसे रिकम्बाइन तो छोड़ दो, ऐसे समझ लो ना कि अपने पास अगर मान लो मैंने NaCl ले लिया या मैंने HCl ले लिया जो कि 100% डिसोसिएबल जिसको मानते हैं, लेकिन अगर आप उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा ले लीजिएगा तो 100% डिसोसिएबल नहीं होता। लेकिन जब आप अच्छा खासा डाइल्यूट करते हो, खूब पानी डाल दीजिएगा तो लगभग लगभग वो पूरे डाइल्यूट हो जाता है। तो कहता है कि जब आप उसको ऐसे केस में लेके चलेगा कि उसका लगभग हर एक मॉलिक्यूल वो डिसोसिएट कर चुका है, तो उस केस में जो कंडक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज डिफाइंड बाय लैम्डा इनफाइनाइट या लैम्डा नॉट, दोनों लिखते हैं। लैम्डा इनफाइनाइट भी लिखते हैं, लैम्डा नॉट भी लिखते हैं। अब कहता क्या है, यहां वाला जो कंडक्टिविटी है, मतलब समझो कि इसके लिए ये वाली कंडक्टिविटी, दिस इज लैम्डा इनफाइनाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, तो कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी इंटू अंडर रूट सी। ये एक रिलेशन है। इस रिलेशन में क्या कहानी है? तो कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अंडर रूट सी के साथ एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनाएगा, y इक्वल टू mx प्लस सी वाला इक्वेशन चलेगा, जहां पे आपके पास ये जो b है ये b वर्क करेगा एज अ स्लोप। क्योंकि माइनस लगा हुआ तो माइनस क्या बता रहा है कि अपने पास जो कहानी है वो नीचे आ रहा होगा, स्लोप जो है वो निगेटिव है। तो इस वाले इक्वेशन को आप रट्टा मार के ध्यान रखिए, ज्यादा इस पे दिमाग नहीं डालना, बस ये समझना है कि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ध्यान से सुनना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा मोलर कंडक्टिविटी कम होगी। इस इक्वेशन को ध्यान से देख लो,
कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी कम होती जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपने पास होता है दैट इज डाइल्यूशन। अच्छा, ये प्रोपोर्शनल डायरेक्ट और इनवर्स का मतलब ये हुआ, ये नहीं हुआ कि डबल किए तो डबल हो गया, हाफ किए तो हाफ हो गया, वो नहीं। कहने का बस मतलब है कि बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, वैसी वाली कहानी। कितने से घटेगा उससे मतलब नहीं है। तो बेसिकली ये कहता क्या है, कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ऐसे मैं लिखता हूं, ये इंक्रीज करेगा किसके साथ, डाइल्यूशन के साथ, और ये डिक्रीज करेगा किसके साथ, लेमडा एम डिक्रीजेस विथ कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा लेमडा एम कम होगा। ये किसके लिए, तो दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कहता है कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहा तो आपके पास लेमडा एम जो है दैट इज इक्वल टू लेमडा एम इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी। ठीक है, चलो अब कहता है कि वीक के लिए कहानी क्या है। देखो वीक के लिए कहानी थोड़ी बदल जाती है, और अगर याद करो तो ये ऐसा ही ग्राफ हम एक बार और भी डिस्कस किए थे, और थोड़ा बहुत गलती से याद आता हो तो ऐसा ही ग्राफ एक बार हम और डिस्कस किए थे जब हम बात करते थे आयनिक इक्विलिब्रियम का। तो आयनिक इक्विलिब्रियम से भी इसका लेना देना है। कैसे इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम से लेना देना है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो देखो समझते हैं। सो कहता है कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एल्फा जो होता है दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये होता है लेमडा एम, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एम डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये लेमडा एम का फॉर्म, ये अल्फा का फॉर्मूला है। मतलब एक खास कॉन्सेंट्रेशन पे आप पोलर कंडक्टिविटी देखिए और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे देखिए, और दोनों का जब रेशियो लीजिएगा तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब इस अल्फा से के भी रिलेट होता है, अगर गलती से याद आता हो तो हम वहां पे पढ़ते थे कि भैया अगर कोई के है या एसिड के लिए बोले तो के वो किसके बराबर होता था, तो वो होता था सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अगर याद आता हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। एच ए बराबर लिखते थे अपन एच प्लस ए माइनस, तो हम यहाँ पे के, ये मान लो अपने पास होता था सी वन माइनस अल्फा, ये सी अल्फा, ये सी अल्फा, तो हम के लिखते थे दैट इज सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाई सी वन माइनस अल्फा, सी अल्फा डिवाइड बाई सी वन माइनस अल्फा, ये करते थे। और हमको ये बहुत अच्छे से याद है कि अपने पास ये सी कैंसिल हो गया, ये बन गया सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस अल्फा। और हमको ये भी पता है कि अगर अल्फा बहुत छोटा हुआ तो हम इसको इग्नोर कर देते थे। ठीक है, तो हम यहाँ बड़े प्यार से बोल सकते हैं कि भैया ये के जो है ये इसके बराबर होगा। चूंकि हम ये मान के चलते हैं कि अल्फा बहुत छोटा होता है वन से, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं भाई साहब इसका हम नाश्ता कर जाएंगे ये जीरो, तो दैट इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अच्छा, सी अल्फा स्क्वायर अगर यहाँ पे आ गया तो हमारे पास एक इक्वेशन भी बन के चली आई, इस सी को उठा के एक साइड भेज दो, तो के बाई सी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, दैट इज लेमडा एम अपॉन लेमडा इनफाइनाइट का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को लेकर इधर अंडर रूट लगा दो, तो ये अपने पास एक इक्वेशन और भी बन के आ जाता है कि अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी किसी खास कॉन्सेंट्रेशन पे पता है, कॉन्सेंट्रेशन पता है, और अगर आपको पता है कि उसका मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना है, तो आप ये बता सकते हैं कि उस एसिड का या उस बेस का के या के बी कितना होगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड मोलर कंडक्टिविटी की कहानी है कि मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है, किस तरीके से रिलेट करते हैं। अब यहीं पे एक और भी टर्म आता है जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बिल्कुल इसी के जैसा है, मिलता जुलता चीज है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग सी कहानी है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बिल्कुल वैसा ही है, जरा सा उस पर बात कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो फटाफट से बताओ, बात करें फिर आगे बढ़े, अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो। नहीं है, चलो। तो नेक्स्ट कहता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपने पास कहानी ऐसी है, लिखते कैसे हैं इसको, तो लेमडा इक्यू कुछ नहीं है, जहां पे मोलारिटी था वहां पे अपने पास आ जाएगा नॉर्मेलिटी। तो बेसिकली लेमडा इक्यू जो होता है ये होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी, कुछ भी अलग नहीं है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मेलिटी, बात खत्म। ठीक है,
अगर आप इसको रिलेट करना चाहते हैं मोलर कंडक्टिविटी के साथ कि भैया मोलर कंडक्टिविटी से इसका क्या लेना देना है, तो वो लेना देना कुछ ऐसे है, दैट इज लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, हम सीधा सीधा बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, अगर याद आता हो तो, दैट इज एन फैक्टर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। यहां तक में अगर कोई समस्या है तो जल्दी बताओ, फिर अपन बात करेंगे कोलारुस लॉ के बारे में, और ये चैप्टर रैप अप होने के कगार पे आ जाएगा, ये टॉपिक भी रैप अप होगा, चैप्टर इसी के साथ खेल खत्म हो जाएगा। यहां तक में अगर कोई दिक्कत है, मोलर कंडक्टिविटी इसका किससे रिलेशन होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके साथ प्रोपोर्शनल, किसके साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल, ये सारी कहानी। चलो ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं कोलारुस लॉ के बारे में, और ये कैसा लॉ है? नाश्ता हजम हो गया, ये बात तो सही है, कोई बात नहीं, कॉफी से काम चलाएंगे अब। चलो, तो अपने पास कहता है, एक सेकंड, हाँ, देखो इसकी क्या है स्पेलिंग है, मुझे आज तक याद हुआ नहीं है, तो तुम चेक कर लेना इसका स्पेलिंग होता क्या है, ठीक है? कोलारुस लॉ। तो ये कोलारुस लॉ कहता क्या है, काम की बात पे आते हैं। कोलारुस लॉ कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ध्यान से सुनना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, कोई बात नहीं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर आप ले लीजिए, तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है, वो कंडक्टिविटी उसके कंस्टिट्यूएंट के कंडक्टिविटी का सम होता है। कंस्टिट्यूएंट की कंडक्टिविटी का सम का मतलब हुआ कि केटायन और एनायन की जो अलग से कंडक्टिविटी, जो उनकी खुद की कंडक्टिविटी है, उसी का सम होता है। तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, ये क्या कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी, या इतना मेहनत नहीं कर रहा, मैं सीधे ऐसे लिख रहा हूं कि लेमडा एट इनफाइनाइट इक्वल्स टू लेमडा इनफाइनाइट ऑफ केटायन प्लस लेमडा इनफाइनाइट ऑफ एनायंस। जो भी केटायंस एनायंस हैं, उनके इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी है, उसी का सम। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ केटायंस एंड एनायंस लिखा है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई ऐसा, मान लो ले लिया CaCl2, तो CaCl2 का जो मोलर कंडक्टिविटी होगा, उसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो हमको पता है कि भैया Cl2 जो है, ये ब्रेक होगा तो ये अपने को देगा Ca+2 प्लस 2Cl-। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी CaCl2 की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो Ca+2 की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी प्लस 2 इंटू Cl- की कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि Cl- की कंडक्टिविटी में से डबल हो जाएगा, क्योंकि 2 Cl- आयन आपको मिलने वाला है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca+2 प्लस 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-, और कौन से वाले होंगे, तो दोनों के दोनों होंगे इनफाइनाइट वाले। ये किसकी कंडक्टिविटी हो जाएगी, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी कैल्शियम क्लोराइड की। ये एग्जांपल के तौर पे, तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि भैया अगर आपको दे दिया कि मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालिए, तो आप सारे आयंस की मोलर कंडक्टिविटी का सम कर दीजिए। अब इसमें कहानी, इसमें ना क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग से बनते हैं। दे देगा 3-4 सॉल्यूशन दे देगा, और किसी एक का पूछ लेगा, मतलब सारे में से आपको यूज क्या करना है, तो कुछ एक खास आयंस की मोलर कंडक्टिविटी आपको इक्वेशन से निकालनी होगी, और फाइनल वाले में पुट करके आंसर निकाल लेना होगा। मोटे तौर पे जो थर्मोडायनेमिक्स में करते थे ना, 2-3 इक्वेशन देके एंथैल्पी पूछ लेता था, बिल्कुल यहाँ पे भी वैसी कहानी है। क्वेश्चन पे बात करेंगे कि वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहाँ पे एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का भी क्वेश्चन बड़ा शानदार बनता है। तो कहता क्या है कि अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोल दे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोल दे, तो आप कैसे निकालिएगा। तो ये कहता है कि मान लो एग्जांपल के तौर पर अपन ले लेते हैं, फॉर, अपने पास कुछ ऐसा है लाइक AX/BY ब्रेक होगा तो क्या देगा, ये दे रहा है, मान लो अपने पास X A+Y+B, हाँ, Y इंटू बी, इसके ऊपर चार्ज रहने वाला है -x। तो कहता है कि अगर इसका आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखना है, तो आप कैसे लिखिएगा। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, इस केस में हम कहते हैं कि ये कुछ और नहीं है, दिस इज 1/x इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ A
कैटायन जो भी रहा ए प्लस वाई, या इसको थोड़ा सा और ऐसे लेता हूँ थोड़ा बड़ा करके, ए प्लस वाई, कुछ उल्टा लिख दिया, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज वाई, मतलब जो चार्ज है उसको लिख दिया। उसके बाद बगल में क्या बोलता है, प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ पी माइनस एक्स, और इसका जो चार्ज उससे डिवाइड कर लिया, दैट इज 1/x। ठीक है, तो बेसिकली अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखना है ना, तो सारे आयंस के कंडक्टिविटी का सम तो कीजिए, लेकिन साथ में जो उसके ऊपर जो चार्ज है, उस चार्ज से भी आप उसको क्या कर लीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके एक चीज में और छूट गया, दैट इज दिस इज नॉट इक्विवेलेंट, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, उल्टा लिख दिया मैंने, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी लीजिए और उसके ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ऑलरेडी हम पढ़े भी थे अभी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है क्या, मोलर कंडक्टिविटी बाय एन फैक्टर, चार्ज ही तो होता है एन फैक्टर, तो मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर, दोनों को ऐड कर दिया, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरीके से आप चाहें तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, यही कहानी है अपने पास। यहां तक में अगर कोई दिक्कत है तो फटाफट से बताओ, हेलो सर। टाइम काफी कम है। हाँ बोलो। सर ये बी पे माइनस एक्स चार्ज है, तो यहाँ पे भी तो माइनस होना चाहिए, नीचे कहाँ पे 1/x की जगह। बेटा, वो अमाउंट है ना, एक बात अच्छा। बताओ, माइनस एक्स क्या है, वो तो देखो, एक्स तो अमाउंट, चार्ज का अमाउंट क्या हुआ एक्स, लेकिन हम जब एन फैक्टर लेते हैं तो क्या एन फैक्टर में हम प्लस माइनस लेते हैं, हम एन फैक्टर में तो लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, चाहे वो आया चाहे वो गया, नीचे में एक्स लिख रहे हैं, दैट इज एन फैक्टर, और वो एक्स इलेक्ट्रॉन आया है उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो अमाउंट से मतलब है। ओके सर। एक बात बताओ एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो किसी ने बोला आपसे कि बताओ क्लोराइड आयन का एन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ क्लोराइड आयन का, आप बोलिएगा 1, -1 नहीं बोलिएगा, अगर वो Cl2 में जा रहा है तो Cl माइनस से Cl2 गया, आप बोलिएगा 1 होगा, ये थोड़ी बोलेगा -1 होगा। तो नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है ना, उससे मतलब होता है। नोट्स नहीं भेजा इलेक्ट्रो का, मैं सारे आज ही भेज देता हूँ, मैंने अपलोड किया था पर उस दिन भी मैं भूल गया, तुमने बताया तो मैं आज सारे A to Z शुरू से लेकर अंत तक जितने इलेक्ट्रो के नोट्स है मैं ग्रुप में डाल दूंगा, क्लास खत्म होते हैं, ठीक है, सारे डाल दूंगा, देख लेना तुम, एक ही मैं कंपाइल करूंगा सारे डाल दूंगा, ठीक है। ओके सर, बाय सर। बाय। अरे टाइम है अभी, मैं मान रहा हूँ मुझे टॉर्चर कर लगा दिया आप मैंने, बट खत्म टाइम कर अभी है। रहे हो। हाँ बहुत सारी चीजें हो गई, ये बात मैं अग्री कर रहा हूँ, बट ठीक है, अभी भी टाइम है, चलो तो जरा क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। चलो तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा रिलैक्स टाइम, आराम से इसको सॉल्व करो। बोलता है ऑक्जेलिक एसिड का बताओ लेमडा एम इनफाइनाइट कितना होगा, सोडियम ऑक्सलेट का पता, सल्फ्यूरिक एसिड का पता, सोडियम सल्फेट का पता, कुछ नहीं करना है, बस ये सोचो कि ऑक्जेलिक एसिड बनेगा कैसे इन तीनों का यूज करके, जो काम इन तीनों के यूज करके ऑक्जेलिक एसिड बनाओगे वही कंडक्टिविटी के साथ करना है, खेल खत्म। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ, देखो ये ब्रेक होगा 2Na और ऑक्जेलेट आयन, 2H प्लस सल्फेट आयन, 2Na प्लस सल्फेट आयन, सल्फेट सल्फेट यहाँ कैंसिल उड़ा देना, यहाँ का सोडियम और यहाँ का सोडियम उड़ाना, हाइड्रोजन बचेगा, ऑक्सीलेट बचेगा, ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। अब सोचो कैसे करोगे, जो काम करके आपके पास यहाँ से आएगा ऑक्जेलिक एसिड, वही काम आप इधर में कर देना, आंसर आ जाएगा, शुरू हो जाओ। क्वेश्चन आसान कर दिया मैंने, चलो। H2C2O4, H2C2O4, बस सोचो ऑक्जेलिक एसिड कैसे बनेगा, ऑक्जेलिक एसिड बना लिया, काम हो गया तुम्हारा।
जिन लोग का भी 600 आंसर आ गया बिल्कुल करेक्ट है। 650 आ रहा है, 600 आ रहा है। मुझे ऐसा कहीं लग रहा है कि 600 आ रहा है, 650 नहीं आ रहा है। करो फटाफट से सॉल्व। सर 650 आ रहा है, आपका 600 कैसे आ रहा है? चलो ठीक है। हाँ जी बहुत लोग। ओ क्या हुआ, मैसेज किया जा रहा है। चलो, तो अपने पास बोलता है कि सोडियम ऑक्सीलेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम सल्फेट है। चलो फटाफट से चेक करते हैं क्या होगा कहानी। तो Na2C2O4 ब्रेक करते हैं इसको, 100% डिसोसिएबल है। तो ये अपने पास ब्रेक होके आ जाएगा, दैट इज 2Na प्लस प्लस C2O4 2 माइनस, ठीक है। H2SO4 का कितना आ जाएगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। Na2SO4 की कहानी आ जाएगी 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। अब हमको चाहिए ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड कैसे ब्रेक होता है? सर फर्स्ट और थर्ड में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखी है। अच्छा सॉरी, मैंने भी ध्यान नहीं। ओके ज्ञानियों, तो फर्स्ट और थर्ड में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया हुआ, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी में कन्वर्ट करो फटाफट से। देखो मैं ध्यान नहीं दिया यूनिट, सॉरी, किसने बताया, जिसने भी बताया। चलो, तो अपने पास फर्स्ट वाले में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया हुआ, तो हमको मोलर कंडक्टिविटी में कन्वर्ट करना, मतलब एन फैक्टर से हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अगर अपने पास ये दिया हुआ है 400 और इसमें एन फैक्टर आएगा 2, तो अपने पास इसका बेसिकली कंडक्टिविटी हो जाएगा 800, ठीक है। इसका क्या दिया, मोलर कंडक्टिविटी, कोई लोड नहीं है, ये इक्विवेलेंट है। तो ये 450 है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 800 900 900, और ये तो 700 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट सॉल्व करके देखो तो कितना आ रहा है। अपने पास ऑक्सैलिक एसिड है H2C2O4, तो ये हो जाएगा 2H प्लस प्लस C2O4 2 माइनस। देखो फटाफट से, तो ये अपने पास भाई साहब आ गए। और पहले वाले को ऐड किया जाए, दूसरे वाले को भी ऐड किया जाए, तीसरे वाले को माइनस कर लिया जाए, काम बन जाएगा। तो ये ऐड और ये माइनस,
तो 8 7 ऐड कर लो, 900 को उड़ा दो, उसमें से बात खत्म, तो अपने पास कितना आ जाएगा 600। डन है क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट चेक कर लेना, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, यूनिट चेक कर लिया करो। बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम 0.015 मोलर एसिटिक एसिड को और NaOH को मिक्स किया, मोलर कंडक्टिविटी मिक्सचर का क्या होगा? मिक्सचर का मतलब हो गया कि सोडियम एसिटेट की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। वाटर के लिए तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इफ कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA is 6.3 10⁻⁻⁴ सीमेंस पर सेंटीमीटर। कंडक्टिविटी दिया, मोलर कंडक्टिविटी पूछा है। आसान भाषा में तुमको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है सोडियम एसिटेट का। सोडियम एसिटेट का कॉन्सेंट्रेशन निकालो, कंडक्टिविटी से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। सोचो फटाफट से क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। कंडक्टिविटी दिया है, बस कॉन्सेंट्रेशन चाहिए सोडियम एसिटेट का। करो सॉल्व, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट से सॉल्व करो। एक और क्वेश्चन, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। श्रेया गड़बड़ है। अरे भाई एक बात बताओ, देखो इधर ध्यान दो, इन दोनों का ये कॉन्सेंट्रेशन है और बोला इक्वल वॉल्यूम ऐड किया। एक बात बताओ, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर, इक्वल वॉल्यूम ऐड किया होगा तो सीधे नहीं दिख रहा है कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन बराबर है मतलब दोनों के मोल्स बराबर है, तो 0.05 0.05, ठीक है, दोनों के मोल्स बराबर। एसिटिक एसिड है और NaOH है तो 1 रेशियो भी 1:1 रहेगा। तो सोडियम एसिटेट जो बनेगा उसके मोल्स तो सेम ही रहेंगे, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन आधा। तो क्या हम सीधे सीधे नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो मोलारिटी आएगा वो आ जाएगा 0.015 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब हमको मोलारिटी पता है और हमको क्या दिया है, कप्पा दिया हुआ है। क्या हम लेमडा एम नहीं निकाल लेंगे? कप्पा भाई डप्पा, कप्पा भाई मोलारिटी। अब देखो यहाँ पे कप्पा कितना दिया है, सेंटीमीटर में दिया तो कोई लोड ही नहीं है। 6.3 10⁻⁻⁴ इंटू 1000 डिवाइड बाई कितना निकाला, 0.015 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाना चाहिए 84। 84 आ रहा है क्या? फटाफट से देखो चेक करो 84 आ रहा नहीं आ रहा है। डन है, चलो बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अच्छा मजदूरी करने वाला क्वेश्चन है, हिंट कर देता हूं, डिस्कस अगले क्लास में कर दूंगा, अगर नहीं सॉल्व हुआ घर पे तो। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज नन अदर देन कंडक्टिविटी। कप्पा, कप्पा को ही कंडक्टिविटी भी कहते हैं और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। कप्पा चाहिए तुमको। दिया क्या क्या है, के दिया है, यहां से ध्यान दो तो तुमको यहां से दिया है लेमडा एम, लेकिन कौन सा वाला, इनफाइनाइट वाला, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेमडा एम इनफाइनाइट दिया, कॉन्सेंट्रेशन दिया, मतलब सी या एम जो बोलना है बोल लो, दिया हुआ है। के ए दिया हुआ है, सी दिया है, लेमडा एम इनफाइनाइट दिया है, और तुमसे कप्पा पूछा है, कप्पा क्या होगा। चलो सोचना शुरू करते हैं। क्या हमको के पता और हमको सी पता, हमको नहीं पता चल जाएगा अल्फा क्या होगा?
ध्यान से याद करो, अल्फा बराबर क्या होता था, तो हम ऐसे लिखते थे ना, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अल्फा तो यहाँ से खा जाते थे, इग्नोर कर देते थे, इग्नोर ही कर देना है। तो के पता है, सी पता है, यहाँ से के पता है, यहाँ से सी पता, हमको अल्फा निकल जाएगा। और क्या हमको नहीं पता अल्फा बराबर क्या होता है, तो अल्फा बराबर हमको नहीं पता, लेमडा एम बाई लेमडा एम इनफाइनाइट होता है। तो अगर हमको अल्फा पता है, लेमडा एम इनफाइनाइट पता है, तो क्या हम लेमडा एम नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। और क्या हमको ये नहीं पता है कि लेमडा एम बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 बाई कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी। लेमडा एम पता, मोलारिटी पता, कॉन्सेंट्रेशन पता, क्या यहाँ से कप्पा नहीं निकल जाएगा? जल्दी बताओ, सॉल्व होगा कि नहीं होगा? कहानी समझा दिया मैंने तुमको। पहले अल्फा निकाला के और सी का यूज करके, फिर अल्फा का यूज करके लेमडा एम निकाला, और फिर लेमडा एम का यूज करके कप्पा निकाल लिया। डन है नहीं है? हो जाएगा, चलो ठीक है। तो यहीं पे आज की सभा विराम लगाते हैं, अगले क्लास में फिर आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे। अभी तक का नोट्स आपको रात में मिल जाएगा, ठीक है? Okay, sir. Once again, bye, sir. बाय बाय, टाटा। और आज बहुत सारे टॉर्चर हुए, आई नो, बट ठीक है, इसके साथ मेन चैप्टर ही खत्म होता है। चलो बाय बाय। बोलो, हेलो फिर से बोलो, सर। जल्दी बोलो। हाँ बोलो। सर वीडियो नहीं डाला आपने? कौन सा वीडियो? सर वो क्या कहते हैं, इस क्लास की वीडियो लिंक नहीं है स्टडी मटेरियल पे। अच्छा ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ कि वीडियो सर लिंक क्यों नहीं है, और नोट्स में एक बार ना देखो, वीडियो ना मिले ना तो हर्षित सर का माथा खाया करो। हर्षित सर को, या जो बायो वाली मैम है, अगर बायो वाले हैं तो बायो वाले मैम को थोड़ा पकड़ लिया करो, या फिर आयुषी मैम को पकड़ा करो, ठीक है? और ना मिले तो फिर तो ठीक है, हम देखते हैं कोई जुगाड़। ठीक है सर, करवा देना प्लीज। चलो ठीक है, ओके ओके, चलो बाय बाय। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।